हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 जुलाई और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर डिफरेंस को समझेंगे। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है। किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए जो रूल्स चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटी, वो कंट्री एक सिविलाइज तरीके से पेश आए, उस रूल बुक को ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस रूल बुक में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लेक्सिबल, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि USA का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें स्टेबिलिटी होती है, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर किसी सिंपल लॉ के तहत, जैसे किसी सिंपल लॉ को बनाया जाता है, वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया जाए तो वो होता है फ्लेक्सिबल। मतलब कुछ ज़्यादा कंडीशन नहीं चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्लेक्सिबल। और अगर उसमें चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई मेजोरिटी की आवश्यकता होती है तो वो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का मिक्सचर है। मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे इंडिया के, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर दिया जाता है, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन प्रोविजन को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। और कुछ प्रोविजन को चेंज करने के साथ में स्पेशल मेजोरिटी प्लस में जो स्टेट्स हैं उनकी भी कंसेंट की आवश्यकता होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 20 है, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में नहीं है। अब ऐसे प्रोविजन जिनको आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, जैसे कि न्यू स्टेट्स अगर आपको बनाना है, उनको एडमिशन करना है, उनको एस्टेब्लिश करना है, तो ये आप सिंपल मेजोरिटी से पास करवाया जा सकता है पार्लियामेंट से। मतलब किसी नए स्टेट का निर्माण करने की पावर है पार्लियामेंट के पास में, और वो भी सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है। स्पेशल मेजोरिटी के लिए कौन कौन से प्रोविजन है जिनको स्पेशल मेजोरिटी के तहत आप चेंज कर सकते हो, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स आएंगे, DPSP आएंगे। इनमें अगर चेंज करना हो तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, उसके साथ में कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मैनर है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अगर उसमें चेंज करना है आपको तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट दोनों की आवश्यकता, दोनों की नीड होती है। तो ये हमने रिजिड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक जो डिफरेंस होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, एक सर्वे, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। कुछ डाटा रिलीज की हैं कि कोविड के दौरान किस तरीके से इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रही, कितनी स्कूल्स में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी, कितने इजीली जो इंटरनेट है वो सबको अवेलेबल हो पाया, उसी को लेकर के एजुकेशन मिनिस्ट्री ये डाटा रिलीज किए हैं। देखो, इस तरीके के जो डाटा होते हैं ऑफिशियल डाटा, यही तो डाटा होते हैं जिनको हम बार बार बोलते हैं कि इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है या बहुत सारी जो रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। तो यही डाटा है कोविड के दौरान इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या सुविधाएं कैसी थी, उनमें आप यूज़ कर सकते हो कि 22% स्कूल ऐसी थी इंडिया में जिनके पास में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ थी। मतलब बहुत सारी स्कूल ऐसी थी जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था। भाई, जहाँ इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे जो चिल्ड्रन हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवा पाओगे। कोविड-19 के दौरान एजुकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पर ही तो ट्रांसफर हो गई ना। और जब इंटरनेट ही नहीं है, बहुत सारी स्कूल तो ऐसी हैं जहां पर कंप्यूटर की सुविधा ही नहीं है। रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 30% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ही ऐसी हैं जहां पर कंप्यूटर अवेलेबल है। मतलब बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जहां कंप्यूटर ही नहीं है।
इंटरनेट ही नहीं है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवाओगे। तो आपकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है ना, इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको कहाँ इन्वेस्ट करना होगा, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, तभी आप बेसिक नीड जो है वो अवेल करवा पाओगे। इस डाटा में, इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर 90% से ज़्यादा कंप्यूटर अवेलेबल है स्कूल कैंपस में। तो ये जो डाटा है वो कोविड के पैंडेमिक के दौरान ना सिर्फ लोगों की जो लाइफ है वो रुइन हुई, बल्कि जो हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारा जो यूथ है, उनको भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला उनकी एजुकेशन के ऊपर भी। ये जो डाटा है वो कम से कम 15 लाख स्कूल, पूरे कंट्री में 15 लाख स्कूल जो हैं उनसे डाटा को कलेक्ट किया है और तब ये डाटा रिलीज किए हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसमें इतनी स्कूल्स को शामिल किया गया और उसके बाद में ये रिजल्ट सामने आए हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कोविड हमारे इंडिया में 2020 के शुरुआती समय में, मार्च में हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लग गया था, तो मार्च 2020 में हमारे कोविड आ गया था और अभी तक कोविड की रेगुलर जो वेव्स हैं वो चलती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल हैं वो कुछ समय के लिए ओपन हुई थी लेकिन उसके बाद में दोबारा से बंद है। तो जो बच्चे 2 साल पहले तक उनके पास में एजुकेशन, 2 साल तक उनके पास एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं हो पाई, तो समझो कि जो एक दौड़ है उसमें वो बच्चे जो हैं वो रूरल एरिया से या फिर गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितना पीछे हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, यूरोपियन जो नेशंस हैं उन्होंने हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई उसको क्लियरेंस दे दिया है। क्लियरेंस किस तरीके से दे दिया है, अगर इंडिया का कोई सिटीजन विजिट करता है इन यूरोपियन नेशंस की और अगर उसने कोविशील्ड अपने ऊपर अप्लाई करवा रखी है तो उनको ग्रीन पास दे दिया जाएगा यूरोपियन नेशंस के द्वारा। इसमें स्टार्टिंग में देखो, जो यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनको अप्रूव किया है, जैसे फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना एंड स्पाइसवैक्स, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। इन वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन इन वैक्सीन को लगवा करके हमारे कंट्रीज में प्रवेश करेगा तो उनको ग्रीन पासेस दिए जाएंगे, उनको ट्रैवल फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की मतलब कोविशील्ड, जिन्होंने ट्रेवलर्स जिन्होंने कोविशील्ड को अप्लाई किया है उसके लिए क्लियरेंस दी है, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन। एस्टोनिशिया जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी भी वैक्सीन को, एस्टोनिया जो कंट्री है उसने क्या किया है कि इंडिया ने जितनी भी वैक्सीन को अपने यहाँ अप्रूवल दे रखा है उनमें से कोई भी वैक्सीन अगर किसी सिटीजन ने, किसी पर्सन ने लगवा रखी है तो उनको अप्रूवल दे दिया है कि आप हमारी कंट्री में विजिट कर सकते हो। और स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री जो EU यूरोपियन यूनियन मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसने अप्रूवल दिया है कि इंडिया के जो सिटीजन हैं वो स्विट्जरलैंड को ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इंडिया की जो वैक्सीन है ये ना सिर्फ उनकी तरफ से अप्रूवल दिया जाना, एक जनरल वे में आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेबल की इंडिया की वैक्सीन की क्या वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में, ये भी शो करता है। इन दो कंट्रीज़ ने जिस तरीके से, जो एस्टोनिया कंट्री है उन्होंने इंडिया की हर वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, तो ये शो करता है कि उन्हें इंडिया के ऊपर रिलाई है। उन्हें लगता है कि इंडिया ने जिस भी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है वो सही होंगी, उसकी जो एफिकेसी होगी वो बहुत अच्छी होगी और वहाँ से अगर कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में आएगा तो वो कोविड को नहीं स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट न्यूज चाइना को लेकर के है। चाइना की जो पार्टी है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और चाइनाज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को 100 ईयर्स जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ना तो कभी किसी को बुलीट करते हैं, ना हमने कभी किसी को ऑप्रेस किया किसी कंट्री को, और हम चाहेंगे कि कोई भी फॉरेन फोर्स है जो चाइना को ना तो बुली करे और ना ही सब्जुगेट करे। देखो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, इंडिया हमेशा से स्टेटमेंट देता है कि ना तो हम किसी की टेरिटरी में एनक्रोच करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी टेरिटरी में एनक्रोच ना करे। तो देखो पड़ोस में रहने का असर दिखने लग गया है चाइना के ऊपर, लेकिन उनके वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है क्योंकि चाइना बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। इंडिया को अपनी सिक्योरिटी, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो इंडिया को और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो अपनी सेंटेनरी ईयर्स को डेवलप कर रहे थे, सेंटेनरी ईयर्स को
सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी पार्टी के, तब उन्होंने बोला है कि किसी भी कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मीज़ की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से उन्होंने अपना इंटेंशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में वो अपनी आर्मी के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ज़्यादा अच्छे वेपन्स बना करके देंगे, और ज़्यादा जो नंबर्स हैं आर्मी की उसको इंक्रीज करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्ट्रे डॉग हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो स्ट्रे डॉग हैं उनको भी फूड एंड वाटर का राइट्स होते हैं, मतलब उनके भी जो राइट्स हैं वो भी सेव करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये भी बोला कि एवरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये करना चाहिए कि जो भी गार्ड एंड डॉग पार्टनरशिप ये जो फॉर्म है इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, ताकि जो डॉग्स हैं उनको गार्ड डॉग्स के रूप में डेवलप किया जाए, ट्रेन किया जाए। क्या इससे क्या होगा कि ना सिर्फ वो कॉलोनी को गार्ड करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, बल्कि उनको फूड और वाटर भी इजीली अवेलेबल होगा। और अब इनको राइट दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉलोनी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ में भी इनको फ्रेंडली होने की आवश्यकता है। फ्रेंडली होंगे तभी तो किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और अटैक नहीं करेंगे तो किसी के राइट्स को हनन नहीं करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे। तो इनके राइट्स को भी सेव करने की आवश्यकता है, और इसके साथ में जो रेजिडेंट्स ऑफ कॉलोनी है उनके राइट्स को भी सेव करने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो स्टे डॉग्स होते हैं इनकी ड्यूटी और एब्लिगेशन जो होती है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर होती है। ठीक है, अगर रेजिडेंट वर्कफोर्स जो नहीं अवेलेबल है तो म्यूनिसिपल जो है वो इन कम्युनिटी डॉग की जो भी इनके पर्सनल डाटा, जो भी इनकी केयरिंग को लेकर के है, मतलब इनको फूड अवेलेबल करवाना, वाटर अवेलेबल करवाना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है, अगर इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि जो कम्युनिटी डॉग्स होते हैं ना उनके लिए डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए। ऐसे डेजिग्नेटेड एरिया मतलब ऐसे टेरिटोरियल एरिया जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कुछ एरिया डिसाइड किया जाए कि यहाँ पर इनको खाना और पानी दिया जाएगा। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली उस एरिया में आते रहते हों, और उस एरिया को डिसाइड किया जाए कि ये डेजिग्नेटेड एरिया है, यहाँ पर इनको इस एरिया को डेवलप किया जाए, यहाँ पर फूड और वाटर इनके लिए अवेलेबल करवाने के लिए। ठीक है, फीडिंग ऑफ कम्युनिटी डॉग्स हैज टू बी डन इन एरियाज डेजिग्नेटेड बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RWA और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये डिसाइड करेंगे कि डेजिग्नेटेड एरिया कहाँ पर होगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और किसके साथ कंसल्ट करेंगे, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और RWA के साथ में कंसल्ट करेंगे, और उसके बाद में ये डेजिग्नेटेड एरिया डिसाइड किया जाएगा। जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनको एनिमल एक्ट 1960, क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत इनको प्रिवेंशन किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेटमेंट ये आए कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है वो गार्ड एंड प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी कॉलोनी को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो एनिमल एक्टिविस्ट है ना वो दिल्ली हाई कोर्ट के इस स्टेटमेंट से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से एक ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरीके से इन स्ट्रीट डॉग्स के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और इनको जिस तरीके से प्रिजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है जुडिशरी ने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो डिफेंस सर्विस के जो वर्कर्स हैं उनको स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, और इसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत जो हमारी प्रेसिडेंट होता है उसको लेजिस्लेटिव पावर होती है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं, और आर्टिकल 213 के तहत जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको भी लॉ मेकिंग पावर होती है। मतलब जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली पावर में नहीं है, उनके सेशन कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या बना सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस को वो ही सेम पावर होती है जो पार्लियामेंट के लॉ को पावर होती है, वही ऑब्लिगेशन होते हैं ऑर्डिनेंस के ऊपर। जो ऑर्डिनेंस जो लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, वही रेगुलेशन, वही फ्रीडम मिलती है ऑर्डिनेंस को भी। अब जैसे ही पार्लियामेंट पावर में आई, पार्लियामेंट के सेशन कंडक्ट हुए,
तो जिस दिन से सेशन कंडक्ट हुए उसके अंदर 6 सप्ताह के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि इसको नल डिक्लेयर किया जाएगा या इसको एज ए लॉ बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है? देखो, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो वो 6 महीने प्लस में 6 वीक में 6 वीक में जाकर के उसके ऊपर डिसीजन लेना है। तो 6 मंथ्स प्लस में 6 वीक्स, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की। नेक्स्ट न्यूज है, देखो मराठा रिजर्वेशन दिया गया था, किसके द्वारा? मराठा रिजर्वेशन दिया था महाराष्ट्र ने मराठा कम्युनिटी को। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट था उसको बोल दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 50% का जो एक लिमिट डिसाइड की गई थी इंदिरा साहनी केस के द्वारा, उस 50% की थीम को, उस 50% की जो लिमिट है उसको वायलेट करता है। अब दोबारा से रिपीटिशन डाली गई कि दोबारा से रिव्यू करे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो दोबारा से रिव्यू नहीं करेंगे अपने इस जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया था, जो भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, मतलब जो भी उनका मेन जजमेंट है उसको दोबारा से रिव्यू पिटिशन वो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली गई और उसमें ये बोला गया कि जो भी जैसे लेजिस्लेचर के जो भी स्पीकर होते हैं उनको पावर होती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी मेंबर हैं उनको डिफेक्टेड वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पावर डाली गई, एक पिटीशन डाली गई कि इसकी लिमिट डिसाइड की जाए कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, इसके अलावा जो असेंबली के जो स्पीकर हैं वो लिमिट डिसाइड करें और कि इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम लिमिट में ही वो क्या करेंगे, वो गाइडलाइंस दें, वो जो भी रूल्स जो रेगुलेशंस करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो एक फिक्स टाइम में डिसीजन ले सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ये हमारे पास में जो लेजिस्लेट करने की पावर नहीं है, हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते, हम लॉ नहीं बना सकते। सिर्फ अगर कोई लॉ बनाया गया है उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम लेजिस्लेटर का काम भी हम ही करने लगे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो जो हमारी आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा कि आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, उसी को लेकर के जो हमारे आर्मी के हेड हैं आर्मी चीफ मनोज नरवणे, उन्होंने बोला है कि जो ड्रोन है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो स्टेट जो फैक्टर है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं और नॉन स्टेट फैक्टर जैसे कि टेररिज्म ग्रुप वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको हमें डेवलप करने की आवश्यकता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें देखने की आवश्यकता है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये जो इशू है वो क्रिएट हो रहा है और हम किस तरीके से सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। आज आपके लिए पता है 2 क्वेश्चन हैं, आपको एक तो EU यूरोपियन यूनियन जो नेशंस हैं उनके बारे में बताना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, और दूसरा आपको जो 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो यूनाइटेड नेशंस ने बोला, अभी हमने फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि नो यूरोपियन नेशन ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनको अप्रूवल दे दिया है कि वो हमारे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन UN ने ये बोला है कि जो भी WHO के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन है उनको रिकॉग्निशन देनी चाहिए ट्रैवल के आधार पर, मतलब ट्रैवल करने के लिए जो बेसिस आप बना रहे हो, तो WHO ने जिन वैक्सीन को अप्रूवल दिया है उनको आप आधार बनाओ। ऐसे नहीं है कि हर कंट्री अपने हिसाब से किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल दे रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस ने अपने स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें क्या है कि चाइना की 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें सिनोवैक और सिनोफार्म, तो अगर इनको भी अप्रूवल दिया जाता है, इनको भी अप्रूवल दिया गया है WHO के द्वारा, तो इनको भी बेसिस बना दिया जाए कि जिन्होंने इन वैक्सीन को ले रखा है वो भी ट्रेवल कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, WHO ने एक स्टेटमेंट बोला है कि आने वाले समय में जो डेल्टा वेरिएंट है कोविड का वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रेन बनने वाला है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, जाइडस कैडिला ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से को अप्रूवल दिया है, उनके पास अप्लाई किया है कि वो उनकी वैक्सीन है जाइकोव डी
इस ये ZYCOV-D जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी। ये पहली ऐसी कोविड की वैक्सीन है जो प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, मतलब प्लाज्मा के आधार पर इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है और उसकी एफिकेसी भी वो काफ़ी शानदार बता रहे हैं। तो अगर इसको अप्रूवल दे दिया जाता है तो ये और वैक्सीन जुड़ जाएगी, जिसमें हमारे इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन को वैसे भी पहले अप्रूवल दिया जा चुका है, तो ये एक और वैक्सीन ऐड हो जाएगी उस लिस्ट में। नेक्स्ट न्यूज देखो, फ्रेंच सोसाइटी में जो रेशियलाइज्ड जो फ्रेंच सोसाइटी है वो रेशियलाइज्ड होने लगी है, मतलब रेसिस्ट होने लगे हैं वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की सोसाइटी। तो इसको लेकर के फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने काफ़ी बड़ा एक तरीके से उन्होंने अपनी चिंता जो है वो व्यक्त की है कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो यूएस में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। यूएस की सोसाइटी से जैसे जैसे इन्फ्लुएंस होता जा रहा है वो वर्कर्स, वहाँ पर भी रेसिस्ट जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। मतलब कलर के बेसिस पर, बॉडी का जो कलर है उसके आधार पर अगर एट्रोसिटी होती है तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। इस वाली जो प्रॉब्लम को है ना वो काउंटर करने की मेजर आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।